तो बात करेंगे यार गवर्नमेंट बजटिंग की। गवर्नमेंट बजटिंग की बात करें तो बजट क्या होता है भाई, हमारे पास एक एस्टिमेट होता है कि कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हम करेंगे फ्यूचर टाइम पीरियड में, आने वाले समय में जितना हमारे पास आमदनी हुई कितना खर्च करेंगे, उसका एक एस्टिमेट होता है भाई बजट। बजट इज एन estimate of income and expenditure for a future period of time। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम समझें तो आर्टिकल नंबर 265 जो है वो क्या बोलता है कि कोई टैक्स जो होगा जो कि कलेक्ट किया जाता है, मतलब कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा भाई अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा, किसी की और के द्वारा अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई और कलेक्ट नहीं कर सकता टैक्स, ऐसा बोलता है आर्टिकल 265। सो नो टैक्स शैल बी levied or collected except by authority of law। इसके बाद आर्टिकल नंबर 266, आर्टिकल 266 की बात करें तो ये क्या बोलता है, कोई भी एक्सपेंडिचर कैन बी incurred except with the authorization ऑफ द लेजिस्लेशन। मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है जब तक वो ऑथर है ना ऑथराइज ना करे आप कोई भी खर्चा नहीं कर सकते यार। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है ना। सबसे पहले तो पैसा जो आता है यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे रिसीप्ट्स जो होते हैं जो कि टैक्सेस से मिलता है पैसा, ठीक है, वो यहाँ पे जाता है। उसके बाद बजट बनेगा, ठीक है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर होगा। तो ये जो रिसीप्ट्स है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बजट के अंदर जो चीज़ जा रही है वो फाइनेंस बिल के अंदर यहाँ पे बजट बनता है, जो कि आर्टिकल नंबर 110 है। एंड जो अप्रोप्रिएशन बिल है, पैसा निकलता है बजट से, इट इज़ अंडर आर्टिकल 114। ओके, सो गवर्नमेंट टेक्स द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट यार फॉर द टैक्सेस, या फिर रिसिप्ट्स जो है पैसा लेने के लिए यहाँ पे फाइनेंस बिल से ये क्या करता है अप्रूवल लेता है। एंड एक्सपेंडिचर के लिए थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल, टैक्सेस के लिए यहाँ पे फाइनेंस बिल से एंड एक्सपेंडिचर के लिए अप्रोप्रिएशन बिल से। गवर्नमेंट takes the approval of the parliament for the taxes और receipts, पैसा लेने के लिए through the finance bill and for the expenditure
So the appropriation bill एंड जो बजट है इज प्रिपेयर बाय द बजट डिवीजन। यहाँ पे जो बजट प्रिपेयर कौन करता है यार, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो बजट डिवीजन है। एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट यार काइंड ऑफ बजट बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड। दो तरह के हमारे पास बजट होता है भाई, एक होता है हमारे पास फुल टाइम बजट एंड एक होता है इंटरिम बजट। काइंड ऑफ बजट बेस्ड ऑन काइंड ऑफ द बजट बेस्ड इन द टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास दो तरह के बजट होते हैं यार, एक तो फुल टाइम बजट अनेक होता है इंटरिम बजट। सो फुल बजट एंड इंटरिम बजट। जो फुल बजट होता है यहाँ पे इट कंटेन्स द गवर्नमेंट्स एस्टिमेट फॉर एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल है उसमें यहाँ पे जितना एस्टिमेट होगा, कितना पैसा मिल सकता है, कितना खर्चा करेंगे, वो रखता है, ये वो कंटेन करता है। इट कंटेन्स द गवर्नमेंट्स estimate for expenditure and receipts for the entire फाइनेंशियल ईयर। बट जो इंटरिम बजट है वो कब पेश होता है भाई, ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर। जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है ना यार, वो कुछ एक तरह से इंटरिम बजट यहाँ पेश करती है फॉर एक तरह से जो कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी बहुत एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स होता है, बट और इट इज़ ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जिस पार्ट में इलेक्शन होने रहेगा, जब तक इलेक्शन हो जाएगा तब तक यहाँ पे इंटरिम बजट पेश करती है जो सरकार उस समय रूल कर रही होगी। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन इंटरिम बजट देखने को मिलता है। ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर the ruling government may present an interim budget which is a complete set of accounts। इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, both expenditure and receipts, but it is only for a part of the year।
ओके, सो जो फुल बजट है इट इज़ फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर एंड इंटरिम बजट इज ओनली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। वो देखने को कब मिलता है? ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर। एंड एक इंटरिम बजट जो है इट गिव्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यार, जो कि एक तरह से पूरे बजट जैसा ही होता है। An interim budget gives the complete financial statement which is very similar to a full budget, and जो नया गवर्नमेंट बनता है व्हेन द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म इट शैल प्रिपेयर द फुल बजट। ठीक है, जो नया गवर्नमेंट बनेगा वो क्या बनाएगा? फुल बजट को बनाएगा। when the new government will be formed it shall prepare the full budget। एंड ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि टू प्रिपेयर एन इंटरिम बजट, बट इट इज़ अनरिटन कन्वेंशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने डेवलप किया है। कहीं संविधान में इंटरिम बजट प्रिपेयर करना है बोल के नहीं लिखा है यार। तो ये क्वेश्चन अगर आया एमसीक्यूज में कि इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिपेयर द इंटरिम बजट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन यार, इन द इलेक्शन ईयर, तो ये सही नहीं है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है भाई। इंटरिम बजट बनाना पड़ेगा आपको। देयर इज नो such constitutional obligation to prepare an interim budget, it is just an unwritten convention that political parties have developed। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो बजट होता है जो ये पेश करते हैं वो सिमिलर टू द फुल बजट ही होता है, बट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए होता है ना। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं कि इंटरिम बजट बनाना है, बट एक तरह से एक अनरिटन कन्वेंशन के तौर पे पार्टीज इसको फॉलो करती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ काइंड ऑफ बजट बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड के बाद हमने बात कर ली फुल टाइम एंड इंटरिम बजट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वोट एंड अकाउंट यार। तो जो वोट एंड अकाउंट है क्या होता है? So if the budget has not been passed and the government need money to carry on normal activities, तो वोट एंड अकाउंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अगर बजट पास नहीं हुआ, इफ बजट हैज़ नॉट बीन पास, ठीक है, अगर बजट पास नहीं हुआ है और पैसा चाहिए सरकार को तो वोट एंड अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। द बजट हैज़ नॉट बीन पास्ड and the government need money to carry on its normal activities,
तो वोट एंड अकाउंट हमको देखने को मिलता है। सो टू ओवरकम सच डिफिकल्टी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने ऑथराइज किया कि लोकसभा है ना को ये पावर दिया है टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस, है ना, पहले से पैसा देने में इसको ताकत दिया है यार। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यार फॉर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, किसको पावर दिया गया? लोकसभा को, टू ओवरकम सच डिफिकल्टी the constitution has authorized the Lok Sabha to make any grant in advance in respect to the estimated expenditure for a part of the financial year and pending the completion of the voting of the demand, है ना, फॉर द ग्रांट एंड जो एनेक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, ये सब यहाँ पे पेंडिंग होते हैं। एंड नॉर्मली जो वोट एंड अकाउंट है ये लोकसभा में होता है यार, इट इज़ टेकन फॉर 2 months ऑफ सम इक्विवेलेंट यार, जो कि एक तरह से 1/6 ऑफ द एक्सपेंडिचर के तौर पे रहेगा, है ना, फॉर द एंटायर ईयर अंडर वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो पेंडिंग है, कंप्लीशन ऑफ द वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट and the enactment of the appropriation bill, normally the vote on account जनरली किस 2 महीने के लिए आता है फॉर सम इक्विवेलेंट यार, एंड जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 1/6 के फॉर्म में यहाँ पे होता है ये। नॉर्मली द वोट एंड अकाउंट इज टेकन फॉर 2 months for a sum equivalent to 1/6 of the estimated expenditure for the entire year under various demand for grant। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है भाई, डिमांड फॉर ग्रांट जो है कुछ समय के लिए अगर पैसा की जरूरत पड़े तो लोकसभा से अप्रूव करके यहाँ पे 2 months तक के लिए यहाँ पे पैसा लिया जा सकता है, वो कि 1/6 ऑफ द एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो हम क्या कहते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑथराइज करता है किसको? लोकसभा को, टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस, बजट से पहले पैसा देने में लोकसभा को यहाँ पे ताकत दिया जाता है। एंड बजट हैज़ नॉट बीन पास्ड एंड गवर्नमेंट नीड मनी, तो क्या निकालते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है भाई, तो हमने बात की अबाउट वोट एंड अकाउंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी बजट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थीम की।
थीम के बेसिस में हम बजट को यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, लाइक जीरो बेस्ड बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट, बजट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थीम्स। वेट क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं अबाउट, पहले बात करते हैं अबाउट जीरो बेस्ड बजट की। जीरो बेस्ड बजट में यहाँ पे ये जो जीरो बेस्ड बजट है, इट बिगिंस विद जीरो बेस, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच, है ना, एंड इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड डाटा। begins with zero base, that is from scratch, and are not based on previous trend or data। यानी जो जीरो बेस्ड बजट है, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑल द एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड फ्रेश यार। जो प्रीवियस ईयर का जो एक्सपेंडिचर कितना था, है ना, एक तरह से सम परसेंटेज में रिक्रूटमेंट करने से बेहतर ये कहाँ पे पूरा फ्रेशली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, कितना खर्चा आएगा उसको देखते हैं। सो ऑल दी expenses are calculated fresh rather than taking the previous year expenditure and just incrementing it by some percentage। And excessive and unnecessary जो एक्सपेंडिचर है on various एक्टिविटीज़ इज आइडेंटिफाइड, एंड उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है जीरो बेस्ड बजट में। इज आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड। जीरो बेस्ड बजट के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी आउटकम बजट। जो आउटकम बजट नाम से समझ आ रहा है यार, इट रिफ्लेक्ट्स द एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट, जो आउटले है उनको आउटकम में बदलना चाह रही है ये। मतलब आउटकम बजट एक एफर्ट है गवर्नमेंट का कि ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल वो रहे, किसके लिए, पीपल्स के लिए। आउटकम बजट it reflects the endeavor of the government to
outlays into outcomes, and the outcome budget is an effort of the government to be transparent and accountable to the people. सो ये जो आउटकम बजट है, नाम से समझ आ रहा है, इट कन्वर्ट्स आउटलेस इनटू आउटकम्स। जो सोच है उसको यहाँ पे दिखना भी चाहिए कि भाई हम चाह रहे हैं कि कुछ ग्रोथ हो। नाउ नेक्स्ट है आउटले बजट के बाद हम बात करेंगे अबाउट जेंडर बजट। नाम से समझ आया जेंडर स्पेसिफिक बजट यार, है ना। किस लिए भाई? जेंडर कमिटमेंट है टुवर्ड, जैसे कि हम फीमेल्स की बात कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र, आंगनवाड़ी, से सब जो है एक तरह से इनके लिए जो बजट अलॉकेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं जेंडर बजट। Gender budget includes gender sensitive formulation for legislation, policies, plans, programs, schemes, resource allocation, implementation, monitoring, audit and impact assessment of programs and schemes। एंड ये जो जेंडर बजट है, इट इंश्योर दैट जेंडर कमिटमेंट दे आर ट्रांसलेटेड इनटू बजटरी कमिटमेंट। ठीक है, हम जो फीमेल्स की बात कर रहे हैं उनको यहाँ पे पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं, लेजिस्लेशन के लिए जो बना रहे हैं उनको पैसा भी तो मिले। सो इट इंश्योर्स दैट जेंडर commitments are translated into budgetary commitments and introduced in the जेंडर बजट जो है वो पहली बार यहाँ पे 2005-06 में इंट्रोड्यूस हुआ था यार। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कमिटमेंट जो है, जेंडर कमिटमेंट जो है दैट ट्रांसलेटेड इनटू बजटरी कमिटमेंट्स यार। ठीक है, फीमेल्स के लिए करना है वो करना है, पैसा नहीं दोगे तो क्या ही हो पाएगा, तो ये इसको इंश्योर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं अबाउट दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ये हमने स्टार्ट किया, इसको पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से ये आगे बढ़ पाएगा, तो इसको यहाँ पे ये इंश्योर करता है ये जेंडर बजट। उज्ज्वला, महिला शक्ति केंद्र, आंगनवाड़ी एक्सेट्रा। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, महिला शक्ति केंद्र, आंगनवाड़ी एक्सेट्रा, ये सब की बात करें तो ये सब एग्जाम्पल्स यार जेंडर बजट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ हमने बात की अबाउट बजट क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमने बात की अबाउट जीरो बेस्ड बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट की।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द गवर्नमेंट अकाउंट की। इसमें हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की। एक सरकार का अकाउंट है जहाँ पे पैसा रखता है ये गवर्नमेंट अकाउंट्स। गवर्नमेंट अकाउंट से हम बात करते हैं अबाउट दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, दैट इज CFI। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, दिस फंड कंसिस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट रिवेन्यूज यार। इसमें जितने भी सरकार के पैसे आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। दिस फंड कंसिस्ट ऑल गवर्नमेंट रिवेन्यूज। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं, इस फंड में आता है भाई, मतलब इस अकाउंट में आता है जो CFI है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोल रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। जो रिसीप्ट्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, लाइक रेलवेज से पैसा आता है, पोस्ट से, है ना, पोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो पैसा आता है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे रिसिप्ट्स होते हैं वो सब। एक्टिविटीज़ लाइक रेलवेज, पोस्ट ऑफिस जो हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एंड जो लोन्स हैं दे आर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कैसे? पब्लिक नोटिफिकेशन से जो लोन लिए गए हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। जो ट्रेजरी बिल्स हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो पैसा आता है वो यहीं आता है यार। सो लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन, ट्रेजरी बिल्स and foreign governments on international institutions, एंड जो एक्सपेंडिचर है ऑफ द गवर्नमेंट ऑपरेशंस इंक्लूडेड जो डेट का रिपेमेंट है, जो लोन्स जो लिए हैं स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, दे आर डेबिटेड फ्रॉम द CFI। अगर वो लोन लिया तो यहाँ से पैसा जाएगा, यहाँ से एक्सपेंडिचर जाए, ठीक है। रिवेन्यूज़ भी यहाँ पे आते हैं, एक्सपेंडिचर भी यहाँ से जाते हैं। Expenditures for government operations including debt repayment and loans to states or union territory governments, they are debited
फ्रॉम दी, जो लोन का जो पैसा लिए हैं, फिर जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से जाता है भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। एंड कोई भी विड्रॉल यहाँ से नहीं किया जा सकता जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है विदाउट दी पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन। जब पार्लियामेंट ऑथराइज करेगा तभी यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। सो नो विड्रॉल from the fund are permitted without parliamentary ऑथराइजेशन। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते विदाउट पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन। एंड जो CAG है, दैट इज़ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो है वो ऑडिट करता है इस फंड को। जो कंस्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया उसको देखता है कि भाई यहाँ से खर्चा कितना जा रहा है इस फंड का। इसका जो रिपोर्ट है ना, उसको देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। द CAG ऑडिट्स दिस फंड एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रोविजंस हैं the provision for this fund is given अंडर आर्टिकल कौन सा भाई? 266 क्लॉज 1 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ये हमने बात किया अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। इसमें पैसा आते हैं, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन के बिना आप नहीं निकाल सकते, है ना। CAG ऑडिट करता है इसको। ना ये हमने बात कर ली अबाउट दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट गवर्नमेंट अकाउंट में हम बात करेंगे अबाउट दी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। एंड जो कंटिजेंसी फंड है, इट इज़ दी एमरजेंसी फंड, एक प्रकार से जो स्पेसिफिक नीड्स के लिए यहाँ पे बचा के रखा जाता है। सो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें, सो इट सर्व एज अ रिजर्व फंड फॉर स्पेसिफिक नीड एंड is managed by the president। मैनेज कौन करता है यार? प्रेसिडेंट मैनेज करता है। एंड इसका जो ओवरसाइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, जिसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर रहता है, वो इसको देखता है। विथ ओवरसाइट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट को अलाउ किया जाता है, गवर्नमेंट टू एड्रेस जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपांसेस होते हैं। अगर पार्लियामेंट की अप्रूवल उतना समय नहीं है अपने पास, तुरंत पैसा चाहिए, तो बिफोर पार्लियामेंट अप्रूवल
जो स्पेंडिंग को अप्रूव करे उससे पहले जो है जैसे पैसा निकालने में हेल्प करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो इट अलाउज द गवर्नमेंट, लाइक कभी डिज़ास्टर आ जाते हैं यार, कभी कोई वॉर हो गया तो पैसा अप्रूव करने का इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत पैसा चाहिए। सो इट अलाउज द गवर्नमेंट टू एड्रेस द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बिफोर पार्लियामेंट approves the spending, and once approved by the parliament जो मनी स्पेंट है फ्रॉम द कंटिजेंसी इज रिप्लेनिश फ्रॉम द कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया यार। एंड जो जैसे फंड के बैलेंस को ये मेंटेन रखता है, CFI से तुरंत पैसा निकाल ले, फिर बाद में उसको अप्रूव कर दिया कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया से पार्लियामेंट में, तो फिर कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया से वो कंटिजेंसी में वापस से चला जाएगा। सो वंस अप्रूव बाई parliament, the money spent from contingency fund is replenished from the consolidated fund of India, so maintaining the funds balance। ओके, तो जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ये कौन मैनेज करता है? इट इज़ मैनेज बाय द प्रेसिडेंट यार, है ना। एंड ओवरसाइट जो है वो सेक्रेटरी करता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है। फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें, एंड यहाँ पे एक बार जब पार्लियामेंट ने फिर से है ना अप्रूव कर दिया तो वापस से रिप्लेनिश हुआ था जो पैसा जो है वो CFI से तुरंत पैसा निकल जाएगा कंटिजेंसी फंड से विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बट बाद में जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तो वहाँ से पैसा जो है कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया से कंटिजेंसी फंड में आ जाता है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट अकाउंट है कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया के बाद, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बाद, वो है हमारे पास अबाउट द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सो जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है ये क्या है भाई? ये ऑल अदर पब्लिक मनी, ठीक है, इट इज़ रिसीव्ड ऑन और बाई बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज क्रिएटेड इन दिस फंड यार, ठीक है। अदर देन जो कवर्ड है कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया के अलावा जो पैसा रिसीव किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में वो यहाँ पे आता है, जैसे कि जो बैंक सेविंग्स अकाउंट है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ का, या फिर जो स्मॉल सेविंग फंड्स हैं, डिफेंस फंड है, या फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, वहाँ से जो पैसा आता है प्रोविडेंट फंड से, पोस्टल इंश्योरेंस से, वो यहाँ पे आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर। ऑल अदर पब्लिक मनी other than what is covered under the consolidated fund of India is received by or on behalf of the government is credited to this fund। ओके,
CFI के अलावा जो भी पैसा आता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है। एंड यहाँ पे पैसा जो है कहाँ कहाँ से आता है अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैसा जो आता है दिस इज मेड अप ऑफ जो बैंक सेविंग्स अकाउंट होते हैं ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट के बैंक सेविंग्स अकाउंट ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है वहाँ से जो पैसा आता है, जो डिफेंस फंड है वहाँ से जो पैसा आता है, या फिर जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें जो मनी है इट इज़ अर्नड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट एंड जो प्रोविडेंट फंड है, पोस्टल इंश्योरेंस है, या फिर बहुत सारे और भी इसी तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ से जो पैसा आता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है। ओके एंड जो गवर्नमेंट है यहाँ से पैसा निकालने के लिए परमिशन नहीं चाहिए टू टेक एडवांस फ्रॉम दिस अकाउंट यार। एंड जो ऑडिट है इसका जितने भी खर्चे हैं फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया उसको कौन करता है, CAG करता है। एंड इसके अंदर इसके बारे में कहाँ पे बताया गया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 266 के अंदर। द गवर्नमेंट does not need permission to take advances from this account। एंड जो ऑडिट है of all the expenditure from the पब्लिक अकाउंट, तो जो ऑडिट है ऑफ दी कंटिजेंसी फंड या फिर कंसल्टेड फंड, यार जो कंटिजेंसी फंड है उसको देखा नहीं हमने, कंसल्टेड फंड की बात की उसका ऑडिट CAG करता है। यहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का ऑडिट कौन करता है, CAG करता है। तो CAG एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है यहाँ पे। इज टेकन अप बाय द CAG एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 266 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा लेने के लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसको ऑडिट कौन करता है भाई, इट इज़ ऑडिटेड बाय CAG एंड आर्टिकल 266 क्लॉज 2 जो है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में डील करता है। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 जो है वो कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया के बारे में डील करता है। तो ये हमने बात की अबाउट द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की, हमने बात की अबाउट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, हमने बात की अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये तीन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अकाउंट्स की बात की। उससे पहले हमने जनरल बजट, आउटकम बजट, जीरो बेस्ड बजट को देखा है ना। एंड जो वोट एन अकाउंट है वो क्या होता है भाई, जब कुछ समय के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है सरकार को तो वोट एन अकाउंट का इस्तेमाल करती है। एंड काइंड ऑफ बजट की बात
बात की बेस्ड ऑन दी टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए है तो इंटरिम बजट जो कि इलेक्शन के समय देखने को मिलता है, फुल टाइम बजट है ना। एंड क्या होते हैं यहाँ पे आर्टिकल कौन से किसके साथ रिलेटेड है, तो टैक्स जो है ना बिना अथॉरिटी के टैक्स नहीं ले सकता कोई भी लॉ के बिना, तो वो 265 के अंदर बताया गया है। एंड कोई भी एक्सपेंडिचर जो है लेजिस्लेशन के बताए बिना आप नहीं ले सकते, वो 266 के अंदर बताया गया। ये हमने बात किया गवर्नमेंट बजटिंग की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट बजट क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, रिवेन्यू रिसीप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, सब हम देखेंगे नेक्स्ट।